हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। आज हम एक और यूनिट को डिकोड करने वाले हैं जिसका नाम है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसको अगर शॉर्ट में बोलें तो इसको कंप्यूटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इसमें जो कंप्यूटर है उसका सारा पार्ट आता है। ठीक है ना। अब कंप्यूटर क्या है कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी यूनिट है। मतलब जैसा कि अगर मैं अपने पेपर 2 की बात करूँ, मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है, तो उसमें 30+ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर उन सबको अगर कम्युलेटिव छोटा छोटा अगर ब्रेक डाउन करें, मतलब सब टॉपिक्स की हेडिंग ले लें या सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें, तो उसको मिला के बन जाती है आईसीटी। अब सुनने में जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि आईसीटी बहुत बड़ी यूनिट है, बट अगर हम अपने जनरल पेपर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड इसका पार्ट दिया गया है। मतलब सिर्फ इतना बताने के लिए कि हर किसी को कंप्यूटर के बारे में पता चल सके, क्योंकि जैसे कि हम फर्स्ट डे से बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि आजकल डिजिटल एरा आ चुका है। डिजिटल एरा में हर किसी को कंप्यूटर पर काम करना आना ही चाहिए। कंप्यूटर पर काम करने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने रिसर्च में भी देखा कि वहाँ पे क्या थे, रिसर्च टूल्स थे। टूल्स के बाद हम डाटा इकट्ठा कर रहे थे। डाटा इकट्ठा करने के बाद हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, डीआई में, जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है। अब डीआई में डाटा रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, बट अब उसको हम मैनुअली नहीं कर रहे हैं कि हम अपने हैंड से टेबल बना रहे हैं, डाटा को रिटर्न में रख रहे हैं। नहीं, अब हम क्या यूज़ करते हैं, वर्कशीट यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम डाटा फिलिंग करते हैं, फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम मैनुअली ना करके कंप्यूटर से करवा रहे हैं। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, कंप्यूटर आना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए ना। तो उस कंप्यूटर को किस तरीके से हम सीखें, क्या क्या हम उस कंप्यूटर में सीखें, और क्या उस कंप्यूटर की हिस्ट्री रही है, कैसे वो इंटरनेट से रिलेटेड होता है। काफ़ी सारी टर्म्स मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, और ऐसी ही मल्टीपल टर्म्स आती हैं जो कि आईसीटी में हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, वो सिलेबस एनटीए ने अपना दे रखा है। फर्स्ट डे से हम देख रहे हैं कि एनटीए बहुत ही कॉन्साइज करके अपना सिलेबस दे रहा है, छोटा छोटा, मतलब एक लाइन में सम अप कर देता है। बट जैसे कि हम उसमें से हिडन टॉपिक्स निकाल रहे हैं, कुछ टॉपिक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी निकल के आ रही हैं जो क्वेश्चंस में आती है, बट एनटीए अपने सिलेबस में नहीं देता है। ठीक है ना। तो हम इस यूनिट में भी हम वही फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है इस यूनिट में जो एनटीए ने नहीं दे रखा है, बट उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, एनटीए की सिलेबस की। तो एनटीए का जो सिलेबस है वो देखो यहाँ पे भी सिर्फ 4 पॉइंट्स में दे रखा है। ठीक है ना। और मैंने पिछली सारी वीडियोस में इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि कैसे एनटीए बहुत स्मार्टली सारे पॉइंट्स में कवर कर देता है। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो पहला ही पॉइंट उसने दे रखा है आईसीटी जर्नल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे क्या है, उसने क्या स्किप कर दिया, इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इंट्रोडक्शन में से। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अभी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देना शुरू करूं तो उसमें क्या है, इतनी सारी चीज़ें आएंगी, इतने सारे डिवाइसेस आएंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, किस तरीके से कंप्यूटर बना होता है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर के टाइप कितने हैं, साइज़ पे डिपेंड करता है, वर्किंग पे डिपेंड करता है, उसकी लैंग्वेजेस होती है। जैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं ना, हिंदी इंग्लिश वगैरह, कंप्यूटर की भी अपनी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश तो नहीं समझेगा, उसको क्या लैंग्वेज समझ में आती है, किस तरीके से उसमें डाटा रिप्रेजेंट होता है, कैसे वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। इसमें कहीं ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं है इंट्रोडक्शन को लेके। ठीक है ना। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर इसी इंट्रोडक्शन को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए बताऊं कि क्या क्या इसमें आता है, तो देखो सबसे पहले तो आती है भाई इसकी हिस्ट्री। ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, जैसे कि शायद कलर विजिबल ना हो तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है। इसकी हिस्ट्री क्या है कि कुछ वर्क ऐसे हुए जहाँ पे क्या हुआ कि ह्यूमन थोड़ा फेल होने लग गया मैनुअली काम करने में। मैनुअली मतलब कि प्लस माइनस ले लो, चाहे मल्टीप्लिकेशन ले लो, बेसिकली तो ये कैलकुलेशन के लिए बना था शुरू में कंप्यूटर। बट धीरे धीरे क्या हुआ, हम इसको यूज़ बढ़ाते गए, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाते रहे, और क्या क्या इसका स्पेस घटाते रहे। तो इससे क्या हुआ कि अब हमारे पास ऐसा क्या हो गया, हम इतने डिपेंडेंट हो गए, हम हर चीज़ चाहते हैं कि कंप्यूटर ही कर दे। जैसे कि हम सीख रहे हैं किसके लिए, टूल्स के लिए, वो भी एक डिपेंडेंसी हो गई ना। पहले हम कैलकुलेशन खुद करते थे, अब चाहते थे वो चाहते हैं खुद ही करे। ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई क्या हुआ, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सिंपल एक कैलकुलेटर से, कि एक कैलकुलेटर बनाना था। और उसके चक्कर में क्या हुआ, मतलब कैलकुलेटर बनाना था, उसका चक्कर नहीं, कैलकुलेटर को बनाते बनाते हम कंप्यूटर पे पहुंच गए। कैलकुलेटर सिंपल क्या करता है, कैलकुलेशंस, यहाँ पे भी कैलकुलेशन के लिए यूज़ हुआ। बट जैसे ही इसने देखा कि ये और ज़्यादा वर्क कर सकता है, वर्क कौन किसने देखा, वो हमारे साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे। किसी भी साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया था, वरना जिसने कंप्यूटर बनाया, चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना, एलन ट्यूरिंग, इन सब के क्या है, बहुत बड़े हाथ रहे हैं हर इसको बनाने में, कि मतलब हर किसी ने अपना अपना पार्ट अदा किया है
किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, वो सम अप होते 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 हम इतना पहुंच चुके हैं कि अब इतने से चिप में हम सारा कंप्यूटर स्टोर कर सकते हैं। हैंड वॉच होती हैं, रिस्ट वॉच होती हैं, जो स्मार्ट वॉच आ रही हैं, उसमें क्या है, हम ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फीचर्स आने लग गए हैं, गूगल्स आ गए हैं, अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस कैलकुलेटर से होके अब एडवांस पे पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। तो इतना इजाद हो गया, तो इसकी हिस्ट्री अगर हम ना पढ़ें तो हम किस काम के ना। तो मतलब हमें इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बट इसने कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है हिस्ट्री, बट हिस्ट्री से क्या है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं इसकी हिस्ट्री पे, तो हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है इसका इंट्रोडक्शन। तो हमारा हो चुका है कि किस तरीके से था। हिस्ट्री में इसका पार्ट आ गया सबसे पहले जनरेशन, सॉरी कलर, यहां पे आ गया क्या, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है ना। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कितनी जनरेशन है, क्या क्या जनरेशन में क्या क्या फीचर उसमें ऐड होते रहे, किस तरीके से वो विकास करता रहा, विकसित करता रहा। तो इसकी फर्स्ट 2 3 4 5 जनरेशन करंटली चल रही हैं। आगे बताऊंगा, अभी तो मैं सीधा कीवर्ड पर बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से वो क्या क्या आता है उसमें। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स आई थी। ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब्स। फिर सेकंड में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर आ गए। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। फिर यहाँ पे आ गए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, किसका, आईसीज का। फिर क्या हुआ, अल्ट्रा लार्ज आ गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये अभी शायद मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या चल रहा है, बट ये क्या है, एक तरीके से सिलेबस का ही पार्ट है। सिलेबस का पार्ट है ताकि हम इसको आगे जब मैं बताऊँ तो आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज़ें नई आई हैं, ये चीज़ें तो सिलेबस में थी नहीं ना। तो ये सब क्या है, ये ऑलरेडी सिलेबस में दे रखी हैं। उसने जब बोला वहाँ पे टर्मिनोलॉजी, पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये जब जर्नल एब्रिविएशन से इसने चीज़ें शुरू करी है ना, उसका कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी इंट्रो, हिस्ट्री, जनरेशन, ये सब क्या है, कवर कर चुके हैं। ठीक है ना। अभी तो मैंने क्या बताया, सिंपल एक जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन का बताया। अगर हम बात करें इसमें तो हमारे पास क्या होता है, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज आती है, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कंप्यूटर के साथ साथ चलते रही। जैसे अगर लैंग्वेज की बात करें, सबसे बेसिक लैंग्वेज जो होती है, सबसे पहली लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है वो होती है बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज, जिसको 0 और 1 बोलते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मॉडर्न लैंग्वेज थी, पाइथन, ये सब लैंग्वेज आने लग, सॉरी C++, ये लैंग्वेज आनी शुरू हो गई। फिर जब फोर्थ जनरेशन आई, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पाइथन, ठीक है ना, पाइथन आनी शुरू हो गई। पाइथन लैंग्वेज के बारे में देखना ही होगा आपने। PHP फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है ना। ठीक है। सिक्स्थ में क्या है, ओ सॉरी फिफ्थ में हमारी कौन कौन सी आई, ये फिफ्थ है। इसमें होता है प्रोलॉग, मरकरी। ठीक है ना। ये सब क्या है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, जो मैं अभी आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसने स्किप कर रखी हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है ना। तो अब अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो क्या है हमारे पास, और क्या है भाई, एक चीज़ हमने देखी क्या, हिस्ट्री। दूसरा हमने देखा लैंग्वेज की जनरेशन। अब एक पार्ट इसमें आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। खैर इस पे बाद में जाना चाहिए था हमें, पहले हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर बना किस चीज़ का होता है। बेसिकली अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो वो क्या होता है, उसको सिर्फ 3 पार्ट में या 4 पार्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है इनपुट डिवाइसेस, एक होता है आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कुछ इनपुट देंगे किसी में, तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा। इनपुट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रॉ फॉर्मेट दे रहे हैं। ठीक है। इसको प्रोसेस करने वाला यहाँ पे इसकी सेंट्रल यूनिट होती है, जिसको बोलते हैं CPU। इनपुट क्या करेगा, इनपुट डिवाइसेस इनपुट देंगे, CPU आउटपुट देगा और आउटपुट डिवाइस आउटपुट दे देगा। बट एक चीज़ जहाँ यहाँ पे मिस हो रही है वो क्या है, वो होती है मेमोरी। ये भाई जर्नल एक स्ट्रक्चर होता है, ये इतने में ही कंप्यूटर है, बस इतने में कंप्यूटर खत्म। कंप्यूटर की अगर फंक्शनिंग की बात करें तो इतने में कंप्यूटर की फंक्शनिंग खत्म हो चुकी है। ठीक है ना। बट हमें क्या है, हर किसी की फंक्शनिंग पढ़ने, इसमें क्या क्या डिवाइस आते हैं भाई, कीबोर्ड आता है। ठीक है ना। CPU क्या होता है, CPU अपना एक
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, जैसे कि अगर जनरली बात करें स्पीकर, मतलब जो आउटपुट दे रहा है कंप्यूटर की तरफ से, हमें कुछ आउटपुट दे रहा है, ठीक है ना। कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता है, गाने नहीं गा सकता है, बट वो स्पीकर के थ्रू क्या कर रहा है, गाने गाने का सुना रहा है ना हमें। तो ये सब क्या है, ये कंप्यूटर के पार्ट्स थे। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, ठीक है। अब इन्हीं पे हम पढ़ सकते हैं आगे को, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे भाई अब इसमें क्या होगा, कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती हैं, जिसको बोलते हैं हम एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इन दोनों का कहीं जिक्र नहीं दे रखा है, इन दोनों को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है भाई, हमारे सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ड्राइवर्स आ जाते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हर टर्म जो मैं बोलते जा रहा हूँ एक तरीके से जो नया आया है उसके लिए ऐसा होगा कि जो मतलब नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से है उसके लिए मतलब हर एक वर्ड एक ऐसी चीज़ है जो मतलब उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, ऑलमोस्ट उसके लिए मैं जर्मन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बट हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये मेरा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है, मैं इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल हर एक चीज़ समझ में आए। बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, इसलिए मैं आपको डिकोड करके दिखाना चाह रहा हूँ कि क्यों जो सिलेबस एनटी ने दे रखा है हमें, ये जो सिलेबस दे रखा है और जो हम पढ़ेंगे और जिससे क्वेश्चन आएंगे वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इन दोनों को कवर अप करने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको बताना होगा कि किस तरीके से हम सिलेबस की तरफ जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें सिलेबस में आ रही हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने बात करी जनरेशन की बात करी, और अभी जैसे मैंने 4 चीज़ें बनाई थी ना, उसमें से CPU के बारे में बताया, इनपुट डिवाइसेस के बताया, आउटपुट डिवाइसेस के बताया। यहाँ पे कहीं भी तुम्हें मेमोरी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, मेमोरी। अब अगर हम मेमोरी की बात ही करें ना, तो मेमोरी अपने आप में इतनी बड़ी यूनिट है कि यही आराम से 10-15 दिन ले जाए, मतलब हमारे नहीं, हम तो थोड़ा कॉन्साइजली पढ़ेंगे अच्छे से, बट क्या है ये 15 दिन तक मतलब चल सकती है। इतनी सारी चीज़ें होती है इसमें, कैश मेमोरी, रैम, रोम, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ईपी रोम, DVD, CD, SDD, ठीक है ना, SDD, ये क्या सॉलिड ड्राइव, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब बहुत सारी। अब इसमें मेमोरी में क्या होता है, हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, मेमोरी यूनिट्स आ जाती हैं जो हम पढ़ते हैं ना, बिट्स, बाइट्स, KB, MB, GB, इनकी हायरार्की आती है। कौन सी मेमोरी स्लोअर होती है, कौन सी फास्टर होती है, ऑलरेडी आया था ना अभी पीछे क्वेश्चन, SRAM और DRAM में कौन फास्ट होता है, कौन ज़्यादा कॉस्टली होती है। ये सब चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं, इसी यूनिट से निकल के आ रही हैं, मेमोरी से, ठीक है ना। मेमोरी कहाँ से आया, कंपोनेंट में से। कंपोनेंट कहाँ पे आया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर से। बट यहाँ पे कहीं लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं लिखा ना। तो इसलिए हमें क्या होगा, इस सिलेबस को डिकोड करने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है ताकि हम उन टॉपिक्स को देख पाएँ जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ठीक है ना। मैं मतलब अपनी तरफ से आपको बता पा रहा हूँ कि हाँ कैसे ये सिलेबस ना देख के हमें क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ाई पे तो हम ध्यान देंगे, बट हमें उसके लिए क्या करना है, एक बार देखना है कि क्या डिफरेंस आ रहा है जो एक्चुअल टॉपिक्स हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चन हैं और सिलेबस में, ठीक है। यहाँ तक। अब अगर मैं यूनिट पे वापस आऊँ जो सिलेबस दे रखा है, ठीक है ना, तो पहले पॉइंट से हम बात करने शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि जहाँ से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया तो उसके बाद आते हैं हमारे जर्नल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में जैसे मैंने अभी बात करी आपसे, मेमोरी में SRAM क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजी निकलनी है ना, अलग अलग टर्मिनोलॉजी। जैसे अगर हम बात करें, एडवांस में पहुंच जाऊँ मैं, तो हमारे पास मालवेयर्स आएंगे। अब मालवेयर्स क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, बट वो किसी जनरल पर्सन को कैसे पता हो जब तक उसने ICT में ना देखा हो, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, निकल के आएंगी जब हम कंप्यूटर को धीरे धीरे पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि हाँ किस तरीके से हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर जा रहा है, कैसे हम हिस्ट्री से मतलब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आए, कैसे उसका साइज़ पहले बहुत बड़ा होता था, मतलब ऑलमोस्ट रूम के बराबर एक कंप्यूटर होता था, ठीक है ना। उसको रखना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने उसको छोटा करना शुरू किया। अब इतना छोटा हो गया कि लैपटॉप हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट बुक्स से भी पतला, बुक्स भी उससे मोटी होती हैं। तो जो उसको कैरी कर सकें, वो अब हम पहुंच चुके हैं उस स्टेट पे कि हम उसको कैरी कर सकते हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये एफिशिएंट करते करते हुआ है। एक टाइम पे ऐसा नहीं हुआ कि जंप किया सीधा एक साल में सब कुछ हो गया, क्या क्या धीरे धीरे ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जनरेशन पढ़नी होगी, ठीक है। अब एब्रीविएशन में यहाँ पे जो आता है उसको बोलते हैं भाई फुल फॉर्म्स। बहुत ही सुना होगा तुमने, फुल फॉर्म्स आती हैं, सबसे ज़्यादा आती है ICT में। फुल फॉर्म्स मतलब जैसे भाई अभी मैंने बताया था ना, एक CPU क्या है, ये शॉर्ट में लिखी हुई है एब्रीविएशन, निमोनिक्स इसको बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ICT खुद में ये क्या है, ICT खुद में एक फुल फॉर्म है इसकी,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किसकी फुल फॉर्म है, आईसीटी की, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं किससे, इन्हीं से, जर्नल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। यहाँ पे अब बात आती है किसकी, इंटरनेट की। अब इंटरनेट पे पहुंच गया डायरेक्ट, ठीक है ना, इंटरनेट पे पहुंच गया। इसने कहीं किसकी बात नहीं करी, अभी नेटवर्किंग की बात ही नहीं करी कि किस तरीके से नेटवर्क होता है। नेटवर्क में टोपोलॉजीज होती हैं। टोपोलॉजीज किस काम होती हैं, कनेक्शन बनाने के काम आती है। किससे, किससे कनेक्शन बनाने काम आती है, इंटरनेट से। इंटरनेट कह लो या डिवाइसेस कह लो आपस में। पहले कम्युनिकेशन का एक जरिया बनेगा, ठीक है ना। कम्युनिकेट होने के लिए क्या होगा, एक दूसरे से अटैच होना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा भाई, नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी। नेटवर्किंग का मतलब क्या है, जैसे सोशल नेटवर्किंग। क्या है सोशल नेटवर्किंग, एक दूसरे से मिलना ना। अब यहाँ पे अगर हम किसी से मिले ही ना, जैसे मान लेते हैं अगर हम बात करें, भाई ये है एक इंटरनेट या कुछ भी जगह मान लीजिए, कोई भी पर्सन मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो क्या होगा, एक ना एक मीडियम चाहिए होगा ना इनको कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि हमने किसमें देखा था, कम्युनिकेशन में। और यहाँ तो आपके आईसीटी में कम्युनिकेशन एक वर्ड पूरा आ गया, मतलब पूरा कम्युनिकेशन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को लिंक करने के लिए कुछ ना कुछ हमें मीडियम चाहिए, जिसको हमने पहले क्या बोला था, चैनल बोला था। अब चैनल यहाँ पे भी चाहिए होगा। क्या हो सकता है, कैसा चैनल हो सकता है, वायरलेस हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो, अगर जैसे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक तो हमारे पास हम वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, एक क्या होता है वायरलेस, जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है, जिसको वाईफाई बोल देते हैं। वरना सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इन दोनों को भाई कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब वो कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, उसी को तो बोलते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्किंग यहाँ पे आपने इसमें लिख नहीं रखी है, और क्वेश्चन पूछता है सीधे नेटवर्किंग से। जैसे कि अगर आपने क्वेश्चन देखा हो तो क्या पूछता है, स्टार टोपोलॉजी, अगर वर्ड सुना हो तो आपने, क्या होती है स्टार टोपोलॉजी। फिर यहाँ पे क्या होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस आ जाते हैं। ये एक छोटा सा वर्ड दिख रहा है ना, ये पूरा अपने आप में एक यूनिट है। और मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरे लिए तो एक पूरा सब्जेक्ट है, एक यूनिट मेरी है, मेरे पेपर 2 की एक कंप्लीट यूनिट है नेटवर्किंग, ठीक है ना। तो अब उसको शॉर्ट करके हमें क्या करना है, यहाँ पे ही पढ़ना है छोटा छोटा, मतलब हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, मैंने बोला ना कि हब होता है, स्विच होता है, ठीक है ना, और राउटर होता है बहुत ज़्यादा फेमस, मॉडम होता है। ये सब क्या है, ये सब डिवाइसेस हैं, किस काम आते हैं, क्या क्या वर्किंग होती है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं हम देखेंगे धीरे धीरे, तभी समझ में आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले दिन आऊँ और आपको सारी चीज़ें बता दूँ और आपको समझ में आ जाए। मैं मान के चल रहा हूँ कि 50% जो वीडियो, ये 50% से भी ज़्यादा, 60 से 70% जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, और जो पहली बार आईसीटी को देख रहा है वो, उसके लिए सर के पार जाएगी बिल्कुल बाउंसर, कि उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि चल क्या रहा है। एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जंप कर दे रहे हैं, दूसरी से तीसरी जगह जंप कर दे रहे हैं, ना कहीं लिखा हुआ है, ना एंटी ने क्या रखा है, तो कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। ये मैं जनरली बता सकता हूँ, आप सभी ये सोच रहे होंगे, ठीक है ना, कि यहाँ जब लिखा नहीं है तो एंटी क्वेश्चन देगा क्यों। बट आप 2020, 21 और 22, 20, 21, 22 छोड़िए, सिर्फ 22 का पेपर भी देख लीजिए। इस टॉपिक से डायरेक्ट का अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो ठीक है, मैं मान लूंगा कि हाँ आप सही है। बट ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं, किसी भी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन है ही नहीं, सब में क्या है डीप क्वेश्चन आते हैं, और अब तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बोल रहे हैं। जैसे कि अभी बताऊंगा कि कैसे इसमें इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आया, इंट्रानेट वर्ड आ गया, इंटरनेट आ गया, एक होता है एक्स्ट्रानेट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ईमेल सबसे ज़्यादा चलने वाला फेवरेट एंटी का क्वेश्चन, ईमेल क्यों, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या होता है, आजकल का डिजिटल पत्र होता है, जो सब लेटर लिखते थे, अब क्या है डिजिटल चिट्ठियाँ होती है, उनको बोलते हैं ईमेल। ईमेल कर दो भाई, कहीं से बैठे हुए, फास्ट तरीका है, विद इन सेकेंड्स पहुँच जाएगा, किसी डिलीवरी की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे जो डिलीवरी करता है उसके लिए क्या यूज़ होती हैं, एक और नया जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसी में ऐड कर लो, प्रोटोकॉल्स। क्या होती हैं प्रोटोकॉल्स, सेट ऑफ रूल्स होती हैं जो किसी काम को करने में मदद करती हैं। बट किस तरीके से मदद करती हैं ये हमें देखना होगा ना, कि अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई तुम्हारे पास 2 प्रोटोकॉल्स आएंगी अगर हम फ्यूचर में पहुँच जाएँ। यहाँ पे SMTP, POP, दोनों प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन ये वाला बन गया, एब्रीविएशन वाला, ठीक है। और प्रोटोकॉल से क्वेश्चन क्या बन गया, इसका किस तरीके से काम कर रही है ईमेल में, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से टॉपिक्स निकल रहे हैं। फिर आता है तुम्हारा भाई ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल यही ट्रेंड में है ना,
ऑडियो कॉल्स कर लो, वीडियो कॉल्स कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम कॉल हो गया, मीट हो गया, कितनी इनकी लिमिट आती है। पीछे अगर पिछले 2022 का क्वेश्चन देखो तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 200 MB में एक जूम कॉल कितने मिनट चलती है। या पूछ लो कि 30 मिनट्स अगर कोई जूम कॉल चल रही है, 40 मिनट जूम कॉल चल रही है तो कितना डाटा लेगी स्टैंडर्ड रेट में। या एक जूम कॉल की कितनी मैक्सिमम लिमिट देती है जो फ्री हम कॉल कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ये इससे तो बन रहे हैं। किससे? ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो टॉपिक दे रखा है इसमें कहीं लिखा है जूम, कहीं जूम लिखा है, मीट कहीं नहीं लिखा ना। बट क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसा होता है कि भाई ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो सर हमें पता भी नहीं है, हमने देखे भी नहीं है, हमारे तो हमने कभी मतलब इसमें सिलेबस में भी नहीं लिखे हैं। तो वो क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को किस तरीके से रिलेट कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने इसने सब कुछ बता दिया, जितना भी हम डिजिटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्या है भाई, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे क्या किया उसने, जिस पॉइंट को हम शुरू से लेके चल रहे हैं वो पॉइंट उसने दोबारा लिया है यहाँ पे, क्या, इंटीग्रेशन। इसने किसके साथ मिक्स कर दिया, ये हायर एजुकेशन के साथ मिक्स कर चुका है। यहाँ पे कम्युनिकेशन के साथ मिक्स कर चुका था, हायर एजुकेशन के साथ यहाँ पे मिक्स कर चुका है। और मैं बताऊँ तो ये ऑलरेडी टीचिंग में तो हम टूल्स पढ़ते हैं ना, डिजिटल टूल्स जो अब आ गए थे हमारे, ठीक है ना, जो हमारे सपोर्ट सिस्टम में आए थे। उसी तरीके से क्या है, अब देखो आईसीटी किससे मिक्स हो गया, आईसीटी ऑलमोस्ट हर यूनिट से मिक्स हो चुका है। टीचिंग से मिक्स हुआ सपोर्ट सिस्टम में आके, रिसर्च से मिक्स हुआ टूल्स में, डाटा इंटरप्रिटेशन में, इन सब से आके, ठीक है। और फिर क्या हुआ हमारा, ये जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, सीबीटी एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, इसमें क्या है, कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा कौन सा, कम्युनिकेशन, ऑलरेडी इसका पार्ट है, इसके नाम का ही पार्ट है, तो भाई वो तो पूरा ही आ गया ना। फिर आता है क्या हमारा, मैथ्स बच रहा है, ठीक है, मैथ्स को अलग रख लेते हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग अभी हमारा बचा है, ठीक है, 2 यूनिट बच गई। बाकी डीआई हम मैथ्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो सारा डीआई हम क्या ला सकते हैं, इसमें ला सकते हैं, इंटरप्रिटेशन। फिर अपने आप में ये तो एक यूनिट है ही। दूसरा ये जो इसने ऐड कर दिया हायर एजुकेशन को। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ बच्चों का क्या होता है कि वो हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट नहीं पढ़ते हैं। मैं भी उनमें से एक था पहले, बट जब मैंने पढ़ी तो वो अच्छी लगी, सही है, रिलेटिव होती है काफ़ी कि हम हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो हमें हायर एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो एनवायरनमेंट के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं कह रहा मैं 5 से 5 क्वेश्चन सही करूँ, हो सकता है आपके 5 से 5 क्वेश्चन सही हो, आप चाहते हो 5 से 5 क्वेश्चन कर सही करना, बट मेरा मानना है कि 5 में से 5 क्वेश्चन करना इज़ नॉट वेरी गुड थिंग। मतलब उसके लिए हम जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है, रेदर देन कि अगर हम सब यूनिट्स को पढ़ पाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है। 80 मार्क्स 90 मार्क्स ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट में सही है, आपने सही से पढ़ा है और आप रिलैक्स हैं, बिल्कुल कूल माइंड अगर पेपर देना तो आप आराम से मार्क्स लेके आ सकते हैं। और अगर आप प्रेशर लेके जाएं कि भाई मुझे 5 में से 5 सही करने हैं, पूरे 100 में से 100 लाने हैं, 90 प्लस तो लाने ही लाने हैं, तो क्या होता है, ऐसी सिली मिस्टेक करके आओगे कि नेक्स्ट डे एग्जाम देने के बाद तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भाई इतनी ज्ञान देने के बाद हम बात करते हैं दोबारा से डिजिटल इनिशिएटिव की, कि डिजिटल इनिशिएटिव यहाँ पे किसकी बात कर रहा है। एक पहली यूनिट में मैंने बताया था ना इसका नाम, ये क्या लिख रहा हूँ, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के थे ना, स्वयं प्रभा, मूक, ये सब चीज़ें यहाँ क्यों आ रही हैं, क्योंकि सब क्या है, डिजिटल हैं। सबकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, ऑलमोस्ट इनकी पूरी हिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ये पहले टीचिंग में आ रहे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड, अब आईसीटी में आए और फिर क्या होगा, हायर एजुकेशन में भी आ जाएंगे। 3 यूनिट में अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, किस तरीके से इनका यूज़ कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, वो सब चीज़ें किस में आ जाएगा, इन सब में आ जाएगा। अब इनके अलावा और बताऊँ, एनडीएल क्या होती है फुल फॉर्म, एनडीएल की कमेंट्स में लिखना, सभी लोग एनडीएल की फुल फॉर्म कमेंट्स में लिखेंगे। एक और होता है एनडीएल के अलावा, एनडीएल जैसा ही होता है जो आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो क्या होता है, एनडीए, सॉरी ये होता है, एक मिनट, हाँ माफ कीजिएगा, एनएडी, दोनों की फुल फॉर्म आप कमेंट्स में लिखना, एनडीएल और एनएडी, ठीक है ना।
अगली वीडियो में वरना इसका आंसर ही बताऊंगा मैं, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ें तो हमारे पास क्या है, आईसीटी एंड ई गवर्नेंस। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नेंस, सॉरी ई गवर्नेंस, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ भी हमारा ई लग जाता है, ई गवर्नेंस। अब काम किस पे कर रही है, इस पे कर रही है ना, सब कुछ क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, डिजिटल करना चाह रही है। अब डिजिटल किस तरीके से करेगी, वो यहाँ पे आईसीटी का यूज़ करके तो करेगी। हमें हमेशा कंप्यूटर आने चाहिए, तभी तो हम किसी को कंप्यूटर सिखा सकते हैं। जैसा कि अगर बात करें हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे डिजिटल पेमेंट, सबसे इनसिक्योर चीज़ कह सकते हैं और बट सबसे बढ़िया चीज़ कह सकते हैं आज के ज़माने में, क्योंकि बैंक जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, खासकर तो अगर एसबीआई की बात करें तो। बट अगर हम ये सब काम अपने घर बैठ के कर सकते हैं कि हाँ सिंपल 1 मिनट में हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं, तो ये एक सिक्योर चीज़ है। सिक्योर नहीं मतलब ईजी चीज़ है, ईजी, टाइम कम लगती है, कॉस्ट कम लगती है और ट्रांसपेरेंसी होती है काफ़ी सारी, अगर हम डिजिटली कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो। बट यहाँ पे बात आती है किसकी, सिक्योरिटी की। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया है सिक्योरिटी, यहाँ पे कहीं पे भी सिक्योरिटी का जिक्र नहीं है, बट सिक्योरिटी आईसीटी का एक बहुत ही मेजर पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर आ जाता है तुम्हारा साइबर वर्ड, एक और टर्मिनोलॉजी साइबर, और साइबर के साथ सिक्योरिटी ऐड कर दी, मतलब साइबर सिक्योरिटी। ये भी कंप्यूटर साइंस का एक मेजर डोमेन है जिसको पढ़ना होता है एक यूनिट की तरह, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं सबको यूनिट से इसलिए कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत वास्ट हैं, मतलब इतनी कि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसा मैंने बताया इंटरनेट एक अपने आप में सब्जेक्ट है, नेटवर्किंग एक अपने आप में सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत बड़े बड़े फील्ड है। बट यहाँ पे क्या है, अगर वो कहीं पे लिख देता इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी, तो उसको बच्चा पढ़ लेता, ठीक है ना। बट उसने कहीं लिखा ही नहीं, तो साइबर सिक्योरिटी छोड़ के चले आता है, वहाँ पे जाके देखता है सीधा साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, किससे, थ्रेट्स देखे होंगे ना, वायरस, वॉर्म, ये क्या है, ये थ्रेट्स ही तो हैं, मालवेयर अटैक्स है, इनसे बचाने के लिए क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी यूज़ होती है, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी के बेसिक रूल्स क्या है, किस लिए चाहिए होती है। खैर साइबर सिक्योरिटी नहीं, मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे मालवेयर की, कि मालवेयर यहाँ पे टर्म आया, वो कैसे आया, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड आया, क्योंकि वो सिक्योरिटी को हार्म करता है। एक और वर्ड निकल के आता है यहाँ पे, क्या, फायरवॉल। क्या होती है फायरवॉल, फायरवॉल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, बट जिसको नहीं आती है वो क्या करता है, सोचो, अगर सोचो नहीं, मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एनटीए में, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपसे पूछा जाए कि फायरवॉल क्या करती है, और आपने कभी सुना ही नहीं उसका नाम, और ऑप्शन दे रखे हैं कि ये आग से बचाती है, ये आग लगाती है, ये बाहर से आने वाले कुछ अनवांटेड वॉर्म्स मालवेयर को रोकती है, या हमारे विंडोज़ को, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको पता है ना हो, तो भाई मुझे नहीं पता हो तो मैं तो सीधा इसको आग से रिलेट करूँगा ना, फायर मतलब आग, ठीक है ना। तो आग से रिलेट करने वाले ऑप्शन मुझे सही लगेंगे, तो मैं पहले या दूसरे में तो किसी को लगा दूंगा। बट अगर कंप्यूटर की टर्म्स में देखा जाए तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसका कोई लेना देना ही नहीं होता है आग से, ठीक है ना। तो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं, जब हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारा नज़रिया अलग होता है, और जब तक हम उनको नहीं पढ़ते हैं तो नज़रिया अलग होता है। तो यहाँ पे हमें क्या है, अगर किसी कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, मतलब अगर किसी को आंसर देना है किसी पॉइंट का, किसी क्वेश्चन का, तो हमें क्या है, एक उसका आइडिया होना चाहिए। वैसे तो अब हमारे अभी एनटीए में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, बट अगर हमें कुछ आंसर देने हैं जिनको हम तुक्का ना मारना चाहते हैं, तो हमें क्या, एक एजुकेटेड गैस करना होता है। अब एजुकेटेड गैस करने के लिए हमें क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया। जैसे अब मैंने तुम्हें साइबर सिक्योरिटी का आइडिया दिया कि साइबर सिक्योरिटी कहाँ आती है, भाई आईसीटी में आती है, तो तुम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें क्या हैं, आईसीटी में आ रही है, तो ये वैलिड है, ये क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई अगर हम इसको डिकोड करें तो हमारी ये आईसीटी की यूनिट थी जो हमने डिकोड की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या टॉपिक्स यहाँ पे लिख रखे हैं और कितने टॉपिक्स से मैं बता चुका हूँ और कितने टॉपिक्स अभी बच चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डाटा कन्वर्जन का कहीं नाम नहीं आया, अगर मैं बोलूँ क्या, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टल पूछता है, कन्वर्जन जिसको बोल रहे हैं, कन्वर्जन, या कोई नंबर ऐसा लिखा होता है कि 11001010, इसको नंबर्स में किस तरीके से लिखेंगे, ये वैसा नंबर नहीं है, इसको बेस बोलते हैं कि ये बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 8 में। कन्वर्जन की हमें बात नहीं करी, यहाँ कहीं लिखा भी नहीं है, बट हमें पढ़ना है, ठीक है। और हमारे पास क्या आता है, MS ऑफिस के बेसिक्स पूछ लेता है, जिसमें वर्ड आता है, PPT आती है,
ठीक है, एक्सेल सीट आती है, इन सब की बेसिक चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि हम उन सबको यूज़ कर रहे हैं टूल्स को, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी जो आईसीटी के सिलेबस में थी, और बाकी अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर ये पॉइंट्स आपने भी नहीं बताए हैं। काफ़ी सारे पॉइंट, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अभी काफ़ी सारे पॉइंट्स बच चुके हैं। जैसे कि अभी हमने देखा टाइप ऑफ कंप्यूटर बच रहे हैं यहाँ पे, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे डिजिटल इनिशिएटिव्स में से एक डिजिटल इनिशिएटिव भारत सरकार ने चला रखा है, किसको लेके, सुपर कंप्यूटर को लेकर, नेशनल मिशन ऑन सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसमें आपने नाम भी सुने होंगे, परम शिवाय, परम ब्रह्मा, परम विष्णु, ये सब क्या है, कंप्यूटर्स के नाम हैं, भगवान के तो हैं, उनके नाम से लेके इनके नाम रखे गए हैं, बट ये सुपर कंप्यूटर्स हैं। अब क्वेश्चन आता है ये सिर्फ एक ही टाइप से होते हैं डिवाइड? नहीं, इसमें क्या होता है, ये तो साइज के अकॉर्डिंग हो गया। एक होता है क्या, पर्पस के अकॉर्डिंग, एक होता है वर्किंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्किंग में क्या आ जाता है, जैसे तुम्हारा डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, ठीक है, इन सब को हम पढ़ेंगे। अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ ना जल्दी जल्दी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखे है, कितनी गंदी सी राइटिंग है, बट जब मैं पढ़ाऊंगा इनको, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, तब मैं सब समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये दोनों कैसे डिफरेंट होते हैं। सीधा सीधा एनटीए का क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों क्या होता है, दोनों सबसे बड़े कंप्यूटर में से एक, मतलब दोनों ही सबसे बड़े कंप्यूटर हैं, ये जितने साइज़ का है उसी साइज़ का ये है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे क्या आता है, इसकी हाई स्टोरेज, इसका क्या होता है, एक फीचर है जो कि इसको यूनिक बनाता है, इसकी बनाती है हाई स्पीड, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंट हो गया भाई। अगर हम साइज़ की बात करें तो दोनों सेम साइज़ के हो जाते हैं। अगर मैं मान लूँ कि इतना बड़ा मान लेते हैं, इतना बड़ा होता नहीं है वैसे, रूम के बराबर होते हैं, रूम से भी बड़े होते हैं, इवन सर्वर जिनको बोलते हैं वो ये होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अगर दोनों ही बड़े हैं तो हम मेन फ्रेम क्यों नहीं यूज़ कर लेते हर जगह, या सुपर कंप्यूटर क्यों नहीं यूज़ कर लेते। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्यों, क्योंकि लिखे होते हैं इनके एडवांटेजेस ये कि किसकी हाई स्टोरेज होती है तो मेन फ्रेम की होती है, किसकी हाई स्पीड होती है, हाईएस्ट स्पीड होती है तो वो किसकी होती है, सुपर कंप्यूटर्स की होती है। माइक्रो क्या होते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप, पीडीए वगैरह, ये सब चीज़ कंप्यूटर इसमें आ जाते हैं। इससे बड़े माइक्रो होते हैं। फिर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर सेम साइज़ के होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसका, डिजिटल, जिसमें डिजिटल नंबर्स में आता है। एनालॉग जो हमारे स्पीडोमीटर होते हैं, मीटर लगा होता है स्पीडो, बाइक में, कार में, ठीक है। फिर हाइब्रिड, दोनों के मिक्स होकर जो हमारे हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ होते हैं, जिनमें दोनों चलते हैं, ठीक है। पर्पस पे क्या होता है, जनरल पर्पस होते हैं और एक स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में कौन कौन से आते हैं बताओ। जनरल पर्पस में हमारे कंप्यूटर आ जाते हैं जो हमारे डेली वर्क कर रहे होते हैं, जैसे लैपटॉप, इन सबको क्या होता है, डेली वर्क में यूज़ होने वाले ये सब होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे जो स्पेशल पर्पस आते हैं, ये इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट को हम लैंड करवा रहे हैं तो उसमें हमारे स्मार्ट वो चाहिए ना, स्पेशल कुछ चाहिए होंगे, स्पेशल कंप्यूटर चाहिए होंगे, ताकि उनकी फंक्शनैलिटी हम इस तरीके से कर सकें, वो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, स्पेशल काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रोवर होते हैं, मार्स वगैरह पे भेज रहे हैं, उन सब से क्या है, वो यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो एक टॉपिक ये भी बच रहा था, टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये शुरू में आया था हिस्ट्री में। और तो इतना ही था हमारे आईसीटी के सिलेबस में। बाकी सिलेबस में तो मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे से भी स्किप हो गए। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं नहीं बता पाया इन 30 मिनट्स में, या जितनी मिनट की वीडियो हुई है, ठीक है ना। पर जब हम इसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे डिकोड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से एक है। जैसे मैंने शुरू में बताया था रिसर्च के वीडियो में कि एक तो तुम्हारी रिसर्च एप्टीट्यूड और दूसरा आईसीटी, ये दो यूनिट ही ऐसी हैं एनटीए के सिलेबस में जो तुम्हारे लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। लाइफ लॉन्ग मतलब इसके बाद तुम पीएचडी करो, चाहे कहीं वर्क करो, चाहे कुछ भी करो जीवन में, अगर तुम जी रहे हो, मतलब सभी जी रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, गॉड फॉरबिड, ठीक है। मतलब अगर तुम इसके नेट के एग्ज़ाम के बाद में कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी XYZ, तो आपको ये दोनों यूनिट्स हर जगह देखने मिलेंगी, हर जगह इन दोनों का काम होगा। रिसर्च आपको सिखाएगी कि किस तरीके से किसी चीज़ पे काम करना है, और आईसीटी आपको दिखाएगी उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें क्या है, इन दोनों यूनिट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन दोनों का सिलेबस भी छोटा दे रखा है बट काफ़ी बड़ा है, तो हमें हर चीज़ कवर करनी है इन दोनों यूनिट्स की। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एग्जाम देने के बाद भी आप सोचोगे कि मैंने पेपर 1 इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा,
कि पेपर 1 पे मैंने इतना टाइम क्यों दिया, 60-70 मार्क्स के तो लाने थे ठीक है, बट जब तुम पता चलेगा कि ये दोनों यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इन दोनों यूनिट्स का कभी लाइफ लॉन्ग काम ही ख़त्म नहीं होगा, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ हमने इन दोनों यूनिट्स को अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो आप इन दोनों यूनिट्स को अच्छे से पढ़िएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बाकी आप बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू।